हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सरकारी परीक्षा। गाइस, आप सभी को पता है हम यहाँ पे रोज सुबह सुबह क्या देखते हैं भाई, देश दुनिया की बहुत ही प्यारी प्यारी सी खबरें देखते हैं, है ना। क्या चटपटा हुआ है दुनिया में, क्या होने वाला है, क्या दुर्घटनाएं घटी हैं, सारा कुछ हम यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव आ जाएंगे और क्लास को क्या करेंगे, शेयर करते जाएंगे, है ना। सभी क्लास में आएंगे, एक ही काम होता है भाई, जल्दी जल्दी से शेयर कर दो। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दो। तो देखते हैं भाई आज हमारा बहुत ही प्यारा सा गुड मॉर्निंग थॉट। ठीक है, आज हम देखते हैं हमारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग थॉट। ठीक, क्या हमारा गुड मॉर्निंग थॉट कैसा है, भगवान बुद्ध का है। अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। ठीक है, अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे, और अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वह स्वयं बनोगे। समझ में आया? बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात। ठीक है, अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि जो तुम कर्म करोगे वही तुम स्वयं बनोगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। एक अगर मैं शब्द में कहूँ कि क्या है इसका मतलब, तो इंसान जैसा बोता है ना, वैसा काटता है। कहते हैं ना, जैसी फसल बोओगे भाई वैसी काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। तो अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, करो ऐसे, मतलब कहते हैं ना, ढंग से स्ट्रगल कर रहे हो तो ढंग से एकदम तपस्वी बन के, एकदम तपस्या की तरह सिलेक्शन लो, है ना। और जल्दी सिलेक्शन पा लो तो फल भी उतना ही, जितनी अच्छी मेहनत करोगे उतना ही अच्छा फल भी मिलेगा, उतनी जल्दी सिलेक्शन भी होगा, है ना। चलिए, तो इसी प्यारे से गुड मॉर्निंग थॉट के साथ सभी को गुड मॉर्निंग है भाई, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर, सरकारी परीक्षा पर। जल्दी जल्दी सभी क्लास को क्या कर दो भाई, शेयर कर दो। देखो आज है 12 मई, है ना, आज है 12 मई। आज हम देखेंगे 12 मई का करंट अफेयर। ठीक है, मेरी क्लास रोज सुबह 7 बजे होती है, टाइमिंग तो सभी को ही पता है। ठीक है, डेली चलती है। लास्ट में स्टैटिक जीके के बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स को हम यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक सभी बने रहें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट एग्जाम कोई भी हो, हर एग्जाम के लिए मेरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ओके, चलिए, तो बिना देरी किए मैं क्लास को शुरू करती हूँ भाई। सबको गुड मॉर्निंग है सबको। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है भाई स्क्रीन पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया सक्षम क्या है? ठीक है, पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है ये? पहला ही क्वेश्चन क्या है भाई? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, सक्षम, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सक्षम क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ऊपर से ही बन गया कि सक्षम किसने लॉन्च किया है, तो भाई किसने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने सक्षम को लॉन्च किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा यही बन गया। अब ये है क्या? ठीक है, लॉन्च किया है, सक्षम क्या है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। सक्षम है क्या? ठीक है, चलो, तो भाई सक्षम क्या है? ये एक शिक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली है। क्या है ये? एक शिक्षण प्रबंधन और सूचना प्रणाली है क्या सक्षम? ठीक है, तो याद रखेंगे सक्षम क्या है? एक शिक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। ठीक है, ए लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है? सक्षम है, और किसके द्वारा? ये स्वास्थ्य मंत्रालय के। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज ध्यान देंगे भाई, इसको ना स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, लेकिन ये भाई है शिक्षा से संबंधित, शिक्षण से, ठीक है, सूचना से संबंधित है। अब बहुत सारे बच्चे इसको क्या करेंगे, इसको बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय लगा देंगे। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय लगा देंगे भाई, हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है उसको लगा देंगे। तो ध्यान रखना स्वास्थ्य मंत्रालय का है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में एकदम छपने वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो वाला क्वेश्चन है ये। चलिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत ज्ञान को प्रोत्साहित करते हुए एक शिक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली जिसका नाम सक्षम है लॉन्च किया है। सक्षम देश के सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने का एक मंच है। देख लिया क्या है ये? तो ये जितने भी शिक्षक हैं उनको क्या करेगा गाइस? ऑनलाइन प्रशिक्षण देगा। ठीक है, चिकित्सा से संबंधित शिक्षा प्रदान करेगा, इसीलिए ये क्या है? हमारा शिक्षा वगैरह से संबंधित है। ठीक है, लेकिन है किसका? हेल्थ मिनिस्ट्री का है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सक्षम का शुभारंभ स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने किया। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है भाई लॉन्च किसने किया इसको, इसका शुभारंभ किसने किया? तो राजेश भूषण ने किया। यह डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर महानगरों में तृतीयक देखभाल और कॉरपोरेट अस्पतालों तक स्वास्थ्य पेशेवरों की समावेशी क्षमता निर्माण सुनिश्चित करेगा। ठीक है, चलिए, वर्तमान में सक्षम, ठीक है, LMIS ऑनलाइन मोड के माध्यम से 200 से अधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य और 100 नैदानिक पाठ्यक्रमों की मेजबानी
कर रहा है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में भी क्या है, ये बहुत सारी चीज़ों की मेज़बानी कर रहा है। बस आपको ये याद रखना है कि राजेश भूषण ने इसको लॉन्च किया, हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। क्या भाई, ये ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाला कार्यक्रम है। किसको? स्वास्थ्य पेशेवरों को, ठीक है, हेल्थ से संबंधित है शिक्षण, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाई सबको गुड मॉर्निंग है, सबको गुड मॉर्निंग है, सबका वेलकम है। क्लास को शेयर करते जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 कब मनाया गया, ठीक है। जल्दी से बताना है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 कब सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023 सेलिब्रेटेड इन इंडिया? जल्दी से आंसर करेंगे, ठीक है, जल्दी से आंसर करो भाई, कब सेलिब्रेट किया गया। चलिए तो गाइस देखते हैं कब सेलिब्रेट किया गया। ये किया गया 11 मई को, ठीक है। 1 मई को हम क्या मनाते हैं, मैंने आपको 1 मई को कई बार कराया है, ठीक है। मुझे आप क्वेश्चन करेंगे 1 मई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये तो 11 में हो गया, ठीक है। क्या हो गया भाई? 11 में। अभी हमने देखा था 8 मई को और 1 मई को, ठीक है। ये 2 डे आपका होमवर्क है। ये 2 डे आपको मुझे होमवर्क में कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1 मई को और 8 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 कब मनाया गया भाई? 11 मई को इसको सेलिब्रेट किया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया। प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को ही मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न सरकारी संगठन, स्वास्थ्य, स्कूल और कॉलेज भारत के वैज्ञानिक और उनकी उपलब्धियों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मतलब फंक्शंस होते हैं, संगठन, स्कूल, संस्थाओं में फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। चलिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने मई 1998 में 5 परमाणु बम परीक्षणों, जो कि पोखरण में हुए थे, द्वितीय परीक्षण हुए थे, ठीक है, द्वितीय परीक्षण हुए थे, कि एक श्रृंखला आयोजित की थी, ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है प्रौद्योगिकी दिवस को, ठीक है। याद रखेंगे, प्रौद्योगिकी दिवस अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में पोखरण में क्या 5 परमाणु परीक्षण किए थे, ठीक है। इससे पहले किसने किए थे? इंदिरा गांधी ने 1974 में। कौन करती हैं? इंदिरा गांधी जी करती हैं 1974 में। कहाँ करती है? पोखरण में ही करती है। कहाँ? पोखरण, ठीक है। पोखरण, पोखरण को अगर समझना है ना, तो पोखरण के ऊपर भाई एक मूवी आई हुई है, ठीक है। पोखरण के ऊपर एक मूवी आई हुई है, तो उस मूवी को जरूर देखेंगे। पोखरण के ऊपर क्या है? एक मूवी आई हुई है भाई, उसको जरूर जाके देख लेंगे, ठीक है। तो यहीं पे इंदिरा गांधी ने किया था, किसके समय में? इंदिरा गांधी, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय 5 परीक्षण हुए, ठीक है। यहाँ इंदिरा गांधी के पोखरण कहाँ है भाई? राजस्थान, ठीक है। पोखरण का भी थोड़ा सा याद रख लेंगे, राजस्थान, क्योंकि जो बच्चे फ्रेशर होते हैं ना, उनको तो यही नहीं पता कि पोखरण कहाँ पे है, ठीक है। तो राजस्थान में जगह है पोखरण, ठीक है, वहीं पे हुआ था, है ना। मिसाइलें जब लॉन्च की गई थी, आप सभी को पता ही है ना, एक ट्रीटी के तहत कि ना आप हवा में मिसाइल लॉन्च कर सकते हो, ना जल में कर सकते हो, ना थल पे, है ना। तो यहाँ पे जो अब्दुल कलाम जी ने जो दिमाग लगाया था, क्या लगाया था? ना हम हवा में करेंगे, ना हम जल में करेंगे, ना हम थल में करेंगे, भाई हम कहीं नहीं करेंगे। तो क्या किया था? एक बहुत ही गहरा कुआं टाइप का खोद के उसके अंदर परीक्षण किया गया था, है ना। पोखरण में देखना बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, वहाँ पे पूरी स्टोरी दे रखी है आपको, ठीक है। यह दिन 1998 में पोखरण में भारत के सफल परमाणु परीक्षण, कोड नाम क्या है? ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। ऑपरेशन शक्ति नाम था, ध्यान रखेंगे इसका। परमाणु परीक्षण का प्रतीक है जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, किसके? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया था पोखरण परीक्षण, ठीक है। मैं बता चुकी हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में ही किया गया था, इसीलिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसको? एपीजे अब्दुल कलाम को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखनी। 1998 में पोखरण में किस नाम से? ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। अब याद रखना है, जो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, है ना, इंदिरा गांधी के समय में 1994 में हुआ था, उनको क्या नाम दिया गया था? क्या कोड नाम दिया गया था? क्या दिया गया था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, है ना, स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। कंफ्यूज। चलो होमवर्क देते हैं, जल्दी से बताओगे क्या नाम दिया गया था, ठीक है, जल्दी से बताओगे, ठीक। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या दिया था, क्या मैंने सही बोला है ना। ऑपरेशन फैटमैन अगर मैं दे दूं, क्या मैंने सही बोला है? क्या इंडिया का ही है फैटमैन, या फिर भाई कहीं कोई परमाणु दुर्घटना याद आ रही है ना। ये मेरे को आप क्लियर करके बताएंगे कि 1974 में क्या कोड नेम दिया गया था, ठीक है। चलिए, इंदिरा गांधी के समय में देखते हैं भाई कितना कर पाते हो, है ना। करने को तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं क्लियर कर दूं, लेकिन नहीं, आपका भी तो देखना है, क्योंकि ये मैं पोखरण से रिलेटेड मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ क्लास में कई बार, ठीक है, कई बार चीज़ें करा चुकी हूँ, तो मैं इस बार नहीं बताऊंगी, आप लोग बताओगे। चलो देखते हैं, मई 2023 में बैडमिंटन
बैडमिंटन एशिया द्वारा तकनीकी अधिकारियों की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो बैडमिंटन एशिया द्वारा तकनीकी अधिकारियों के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, किसको चयनित किया गया? ठीक है, यहाँ पे ये आंसर बताना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा, तो देर नहीं लगाएंगे। किसको? उमर राशिद को। ठीक है, ऑप्शन है हुआ उमर राशिद को यहाँ पे बैडमिंटन एशिया द्वारा तकनीकी अधिकारियों की समिति के अध्यक्ष के रूप में इसको चुना गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, क्या? उमर राशिद को। ठीक, देखते हैं भारतीय बैडमिंटन संघ के संयुक्त सचिव उमर राशिद को अगले 2 वर्षों के लिए बैडमिंटन एशिया, ठीक है, बैडमिंटन एशिया द्वारा तकनीकी अधिकारी समिति के क्या भाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। ठीक, उमर राशिद असम बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव भी हैं और ये 2 दशकों से अधिक समय से बैडमिंटन प्रशासन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये फेमस पर्सनैलिटीज होती है भाई, उन्हीं को उठाया जाता है। वैसा तो है नहीं कि मुझे या आपको चयनित कर ले, है ना ऐसा तो नहीं है भाई। क्लास को एक बहुत प्यारा सा लाइक कर दो, है ना, बहुत ही प्यारा सा लाइक कर दो और शेयर करते जाओ। ठीक है, क्लास को बहुत प्यारा लाइक और शेयर करते जाओ। चलो, इंडोनेशिया के, देखो ये फिर से हैंग हो गया, पता नहीं इसमें क्या हो जाता है, ये मेरी ना चोटी टच कर जाती है इससे और ये फिर पता नहीं क्या पूरी मस्ती में आ जाता है। चलो, इंडोनेशिया के किस शहर में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? ठीक है, इंडोनेशिया के किस शहर में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? ठीक है, ये आपको बताना है कहाँ पर किया गया। ठीक, आसियान शिखर सम्मेलन। गाइस, आसियान में कितनी कंट्रीज हैं, कितने देश हैं आसियान में, है ना, कितने? 10 कंट्रीज हैं इसमें, ये तो आपको पता ही होगा। और ये दक्षिण एशियाई, है ना, दक्षिण एशिया, ठीक है, दक्षिण एशियाई देशों का एक संघ है, क्या? आसियान। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, दक्षिण एशियाई कंट्रीज़ का एक संघ है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं आसियान में। ठीक है, जैसे आपको इसमें क्या कौन कौन सी हो गई, देखो, एक तो आपकी इंडोनेशिया हो गई, सिंगापुर हो गई, मलेशिया हो गई, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनई, ठीक है, म्यांमार, है ना, लाओस, 10 कंट्रीज़ हैं इसमें, ऐसे करके इतने ही बीच की। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो पूछा जा रहा है इंडोनेशिया के किस शहर में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो भाई किस में? तो ये लाबुआन बाजो में। ठीक है, लाबुआन बाजो में किया गया है। अब बात करते हैं इस इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? इंडोनेशिया की हम कैपिटल की बात करें, है ना, कैपिटल क्या है? तो ये तो सभी को पता होगी, जकार्ता, है ना, जकार्ता तो सभी को पता होगी। लेकिन हम बात करें भाई इसकी नई, है ना, इसकी जो न्यू कैपिटल है, न्यू कैपिटल कौन सी है भाई? तो क्या नाम है? नुसंतारा। ठीक है, ठीक है, नुसंतारा, या कहीं कहीं नुसंतरा भी मिल जाएगा आपको, नुसंतरा। ठीक है, नुसंतरा भी मिल जाएगा। कहाँ पे है गाइस? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक द्वीप है, एक द्वीप है, कहाँ बनाई गई है नई राजधानी? एक द्वीप है, क्या नाम है? बोर्नियो। ठीक है, बोर्नियो द्वीप। ठीक है, बोर्नियो द्वीप पर ये बनाई गई है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसको क्यों बनाया गया है? क्यों बनाया गया है भाई? देखो, 2-3 रीज़न है इसके। जकार्ता, पहली बार तो जैसे हमारी दिल्ली कैपिटल है ना, दिल्ली में क्या है? कैपिटल है भाई, कैपिटल में क्या होता है? हर चीज़ की सुविधाएं हमें सबसे पहले मिल जाती हैं। तो दिल्ली में क्या है? सारे भारतीय राज्यों की ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आबादी आती है और दिल्ली का जनघनत्व भी आपको पता है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, है ना, 1106 है ना, 1106 है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही। 1106 नहीं, बिहार का है, 1106 बिहार का है। दिल्ली का जनगणना तो कुछ आई थिंक कुछ और है, मैं डाटा भूल गई, डाटा स्किप हो गया। 1106 बिहार का है। मतलब कुल मिला के ये है, दिल्ली का बहुत ज़्यादा ही जनघनत्व है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पब्लिक बहुत रहती है। मैं यहाँ दिल्ली में इस समय रहती हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, एक मतलब 40-40 गज के बिल्डिंग में 6-6 मंजिल की बिल्डिंग बनी हुई है और कितने सारे लोग रहते हैं एक बिल्डिंग में, सोचो, है ना, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो यही कारण था, एक तो पॉपुलेशन कारण था जकार्ता चेंज करने का, कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेंसिटी हो गई, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारी डिसीजेज वगैरह, बहुत सारी चीज़ें फैलने लगी। जैसे दिल्ली में कोई बीमारी बहुत जल्दी फैलती है। दूसरा कारण था गाइस, ये जकार्ता जो है ना पानी में डूबता जा रहा था, है ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आपको पता ही है कि हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, है ना, उसकी वजह से क्या है? सी लेवल उठ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल के पानी कहाँ जा रहा है? समुद्र में। तो सी लेवल उठ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो हमारे द्वीपीय देश वगैरह हैं वो सब डूबते जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो एक कारण ये भी था कि जकार्ता पानी में डूबता जा रहा था, उसकी वजह से यहाँ से कैपिटल जो है नुसंतारा बोर्नियो द्वीप पे शिफ्ट कर दी गई। अब एक क्वेश्चन और बनता है भाई, बोर्नियो जो द्वीप है इस पे कितने देश हैं? ठीक है, तो गाइस एक ये बोर्नियो द्वीप है ना, कुछ इस आकार का है। ठीक है, ये कुछ इस आकार का है। तो गाइस इसके इस वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में कौन सा देश है? ब्रुनई।
कौन सा देश है, तो ब्रुनई, ठीक है, ब्रुनई कंट्री का अधिकार है। हम इस वाले पार्ट की बात करें तो इस पे कौन से देश का अधिकार है गाइस, ये है मलेशिया, ठीक है, मलेशिया, ठीक है। और ये सारा जो पार्ट नीचे का बच जाता है, ये सारा किसका है भाई, ये सारा पार्ट किसका है, तो ये सारा पार्ट है इंडोनेशिया का, ठीक है, किसका है, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया का पूरा पार्ट है। तो ये चीज आपको याद रखना है, एक द्वीप है ना, मैंने इतना सुंदर द्वीप बनाया है कि बच्चे भी कहेंगे कि अरे वाह मैडम क्या कलाकारी है ना। कुछ नहीं कुल मिला के इतना याद रखो कि ये 2-3 पार्ट में बटा हुआ है, 3 पार्ट में, ठीक है। एक पार्ट किसका है, इंडोनेशिया का हिस्सा है, एक पार्ट पे किसका है, ब्रुनई का है, एक पार्ट पे मलेशिया का है, ठीक है। और पूरे द्वीप का नाम क्या है भाई, पूरे द्वीप का नाम क्या है, बोर्नियो द्वीप, क्या है, बोर्नियो द्वीप, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी, यहीं पर इसने अपनी कैपिटल बनाई है। चलो ओके, तो इसमें और कुछ है नहीं। यहाँ पे 42वें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन क्या है, आसियान शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन इंडोनेशिया में लाबुआन बाजो में शुरू हुआ है, ठीक है। तो बस इसी के बारे में यही याद रखेंगे, ठीक है। इस वर्ष इंडोनेशिया की आसियान अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन की थीम क्या है। देखो आसियान की थीम भी इंपॉर्टेंट होती है, पूछ ली जाती है। आसियान, ठीक है, आसियान मामले विकास का ऊपरी केंद्र, ठीक है, आसियान मामले विकास का ऊपरी केंद्र, ठीक है, इसकी थीम है। तो ये चीज आपको याद रखनी, थीम से पूछ लिया जाता है। ओके चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन देखते हैं। भाई क्लास को लाइक और शेयर करते जाओ, क्लास को क्या करते जाओ, लाइक और शेयर बहुत प्यारा प्यारा सा करते जाओ, ठीक है। रिंटू थॉमस और सुष्मिता घोष की ऑस्कर नामांकित, ठीक है, ऑस्कर नामांकित किस डॉक्यूमेंट्री ने पीबॉडी पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो भाई किसकी, रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष, ठीक है, रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष की ऑस्कर में नामित किस डॉक्यूमेंट्री ने पीबॉडी पुरस्कार जीता है। जल्दी से मुझे बताएंगे किसने जीता है, ठीक है, पीबॉडी पुरस्कार किसने जीता है, जल्दी से आंसर करेंगे। चलो जल्दी से आंसर करो, किसने जीता है। देखो ऑस्कर के लिए नामित, भाई अब ऑस्कर की बात चल रही है, ऑस्कर के लिए नामित भारत में देखो आपने सुना होगा नाटू नाटू, ठीक है, नाटू नाटू, नाटू नाटू सॉन्ग को क्या है, ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। ये क्या है, सॉन्ग है ना, सॉन्ग, इसको नामित किया गया, आपको पता ही है ना। किस मूवी का गाना है, तो आपने सुना ही होगा RRR, ठीक है, RRR का गाना है नाटू नाटू, तो ये तो सुना ही होगा, ठीक है। तो ये इसको, और एक है शॉर्ट फिल्म, एक है लघु फिल्म, ठीक है, लघु कथा, शॉर्ट फिल्म जिसको बोलेंगे लघु, ठीक है, लघु फिल्म, ठीक है। कौन सी है, द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है, कौन सी है, द एलिफेंट विस्पर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं हाथी फुसफुसाते हैं, ठीक है, हाथी फुसफुसाते हैं, हाथी फुसफुसाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, एक हाथी का बच्चा होता है ना, और उसकी और एक छोटे बच्चे की दोस्ती होती है इसमें, है ना। 41 कुल कितने, 41 मिनट की, कुल 41 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, ये चीज़ आपको याद रखनी। 41 देखो 14 41 मिनट, 41 इधर होगा भाई, 40 नहीं, ठीक है, 41 मिनट की कुछ कुल जो है ये फिल्माई गई है। तो ये दोनों, इनको ऑस्कर में जो है ऑस्कर मिला है, तो याद रखेंगे भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत। नाटू नाटू और जो है हाथी फुसफुसाते, यानी द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है, द एलिफेंट विस्पर्स, ओके, हाथी फुसफुसाते हैं, इनको मिला, भारत की है ये, ठीक है, किसकी है, भारत की है, ठीक। अब आपको बताना है जो नाटू नाटू सॉन्ग है किसका है, RRR फिल्म का है, ठीक है। इसके आपको ये बताना है कि इसके डायरेक्टर कौन है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, निर्देशक कौन है बताएंगे। चले तो देखते हैं आंसर क्या होगा, सी होगा, राइटिंग विद फायर, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पर ऑस्कर के लिए नामित डॉक्यूमेंट्री कौन सी है, पीबॉडी पुरस्कार जीता है इसने, किसने, राइटिंग विद फायर। देखो ऑस्कर बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। राइटिंग विद फायर सर्वश्रेष्ठ वित्तीय चित्र फीचर के लिए अकादमिक पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फीचर वृत्ति थी, ठीक है। तो याद रखेंगे राइटिंग विद फायर क्या है, पहली भारतीय फीचर वृत्त चित्र भी थी, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री देश के एकमात्र दलित महिला नेतृत्व वाले अखबार खबर लहरिया, ठीक है, खबर लहरिया और प्रिंट के 14 साल बाद डिजिटल पत्रकारिता में उनके बदलाव के बारे में है, ठीक है। पीबॉडी ने 10 मई बुधवार को वर्ष 2022 के लिए 35 विजेताओं की घोषणा की है, ठीक है। पीबॉडी ने 83वें पीबॉडी अवार्ड्स को दुनिया के अग्रणी वैश्विक संपत्ति प्रबंधक UBS द्वारा प्रायोजित किया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे भाई, इसको पीबॉडी अवार्ड भी मिला है अभी, पीबॉडी अवार्ड, ठीक है, और इसको
क्या मिल रखा है, सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र के लिए ऑस्कर भी मिला है, अकादमिक पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, और ये किसकी है, रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष की है। ठीक है, ऑस्कर के लिए नामित, ठीक है, नामित है, नामांकित, नामांकित डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, नामांकित मतलब लिस्ट में नाम चढ़ा देना, तो ये चीज आपको याद रखना है। और अभी के लिए आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्या क्या, द एलिफेंट विस्पर्स और नाटू नाटू। ठीक है, ऑस्कर मिला है। ठीक, ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है। चले देखते हैं हम 2006 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश 2027 में फीबा, ठीक है, फीबा है, बास्केटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा। ठीक है, जल्दी से बताएंगे कौन सी कंट्री इसकी मेजबानी करेगी। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि मैम यहाँ पे फीबा करा रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया कि 2022 में, ठीक है, सन 2022 में अगर मैं बात करूँ फीफा की, अगर मैं बात करूँ फीफा की, है ना, तो फीफा कहाँ हुआ था भाई, सबसे याद रखें, कतर। कहाँ हुआ था, कतर के दोहा में। ठीक है, कतर के दोहा में आयोजित होता है, याद रखना है। विजेता टीम, ठीक है, विजेता टीम कौन थी फीफा 2022 की, तो अर्जेंटीना। कौन थी भाई, अर्जेंटीना थी, याद रखेंगे, किसको हराकर। ठीक है, किसको हराकर, या मैं कहूं उपविजेता। ठीक है, उपविजेता, ठीक है, उपविजेता या किसको हराकर अर्जेंटीना जीता है। यहाँ पे कौन है, फ्रांस। किसको भाई, फ्रांस को। तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है फीफा 2022 के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको याद रखेंगे तो आंसर क्या होगा, कतर। ठीक है, तो ये जो फीबा है ना, FIBA फीबा, ठीक है, बास्केटबॉल विश्व कप की मेजबानी यानी होस्टिंग, मेजबानी मतलब होस्टिंग, है ना, किस देश में होगा आयोजित, तो कौन करेगा भाई, कतर कर रहा है, इसकी भी ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलो ओके, ठीक है, देखते हैं। कतर पुरुषों के टूर्नामेंट का लगातार तीसरा एशियाई मेजबान बन जाएगा। ठीक है, तो पुरुषों के टूर्नामेंट का लगातार क्या है, तीसरा एशियाई मेजबान बन जाएगा। 89वें नंबर की कतर टीम मेजबान के रूप में स्वतः ही क्वालिफाई कर लेगी। कतर ने आखिरी बार 2006 विश्व चैंपियनशिप में इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और अपने सभी 5 गेम्स हार गया था, है ना। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है। चलो ओके, चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, 9 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो, स्टार लगा लो। कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ठीक है गाइस, अब किसी भी राज्य का, जिस राज्य का आप एग्जाम देंगे, ठीक है, वहां के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस व्यक्ति विशेष का नाम याद करें। बस आपको, अगर आप सेंटर का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, SSC वगैरह का, तो आप बस संख्या याद रखें। मोस्टली आप संख्या याद रखें, मेन रूप से कितनों को दिया गया, क्योंकि जब बहुत सारे लोगों को दिया जाता है ना, तो वहाँ पे नाम याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप किसी, अगर इंडिविजुअल किसी राज्य का एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पे उसके किस राज्य के व्यक्ति को मिला है वो आप याद कर लो। जैसे यूपी के कितने व्यक्तियों को मिला है इसमें, उनको आपने देख सकते हो, है ना। वैसे ओवरऑल आप याद करो जब ग्रुप में मिलता है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के बारे में थोड़ी सी बात कर लेना। इस देश की राष्ट्रपति कौन से, 15वें नंबर की। कौन से नंबर की है, तो भाई 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 15वें नंबर की। संथाल जनजाति से, किससे है, संथाल। ठीक है, संथाल जनजाति, ठीक है, जनजाति से हैं। तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रथम ट्राइबल महिला, ठीक है, भारत की प्रथम ट्राइबल महिला राष्ट्रपति या पहली जनजाति महिला राष्ट्रपति कौन है गाइस, मुर्मू जी है। ठीक है, इससे पहले ये झारखंड, इससे पहले ये झारखंड की क्या थी भाई, झारखंड की क्या थी, राज्यपाल थी। ठीक है, क्या थी वहाँ की, राज्यपाल, यानी गवर्नर थी ये, राज्यपाल की। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। गाइस, देश की प्रथम हम बात करें, प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखेंगे कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है मुझे। अभी हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति भी चुने गए हैं। कौन चुने गए, उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आप बताएंगे मुझे, है ना, कौन चुने गए हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं और कौन से नंबर के हैं, कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ये मुझे आप क्वेश्चन बताओगे, कौन चुने गए हैं हाल ही में, कौन से नंबर के राष्ट्रपति। चलो, तो भाई कितने लोगों को, 37 लोगों को दिया गया है वीरता पुरस्कार, किसके द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, 37 लोगों को, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह, ठीक है, रक्षा अलंकरण समारोह चरण 1 के दौरान सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के कर्मियों को 5 मरणोपरांत सहित 8 कीर्ति चक्र और 5 मरणोपरांत सहित 19 शौर्य चक्र प्रदान किए हैं।
ठीक है, मरणोपरांत, मतलब 5 मरणोपरांत भी दिए गए हैं, ठीक है। 8 जो है यहाँ पे क्या दिए गए हैं, कीर्ति चक्र दिए गए हैं, और 5 मरणोपरांत सहित क्या है 19 शौर्य जो है चक्र प्रदान किए गए हैं, ठीक। टोटल कितने 37 जो यहाँ पे है अवार्ड्स दिए गए हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। वीरता पुरस्कार विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस, ठीक है, कर्तव्य के प्रति आधिक्य समर्पण का प्रदर्शन करने के लिए कर्मियों को दिया जाता है, ठीक है। तो वीरता पुरस्कार भाई सिंपल सी बात है, कुछ अदम्य, कुछ अलग हट के, कुछ साहसपूर्ण कार्य करने के लिए ही दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, स्वतंत्रता के बाद परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र नाम के पहले तीन वीरता पुरस्कार 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए थे। 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना जाता है इन पुरस्कारों को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलो, पूछ लिया जा सकता है कब से शुरू किए गए थे भाई वीरता पुरस्कार, तो 1950 से, ठीक है। कब से प्रभावी हुए थे, तो 1947 से, ठीक। चलो ओके, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 हरित सागर लॉन्च किया, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा भाई हरित सागर क्या है, ठीक है। हरित सागर क्या है, ठीक है, और ये क्या है, ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 हरित सागर, ठीक है। ये ग्रीन पोर्ट बंदरगाह, बंदरगाह से संबंधित, ग्रीन मतलब क्या होता है भाई, इको फ्रेंडली, है ना, इको फ्रेंडली, पर्यावरण अनुकूल, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 हरित सागर लॉन्च किया है, किसने, हाल ही में, ठीक है। एक स्कीम ही हम इसको कह सकते हैं हरित सागर, ठीक है, एक प्रोजेक्ट है ना, किसने किया है, किसने। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। देखो यहाँ पे आपको पोर्ट नाम से, बंदरगाह नाम से तो पता ही चल गया होगा कि मैडम किसकी बात कर रही है ना। तो कौन है भाई, सर्बानंद सोनोवाल। कौन है, सर्बानंद सोनोवाल है, नाम से ही पता चल गया होगा, पोर्ट नाम आ गया, वैसे सर्बानंद सोनोवाल है, ठीक है। क्लास को लाइक और शेयर करते जाओ भाई, बिना कंजूसी के, है ना। टीचर को उसका क्या दे दिया करो, गुरु दक्षिणा दे दिया करो, बिना कंजूसी के, ठीक है। तो एक बहुत प्यारा सा लाइक कर दो जल्दी जल्दी, जिसने भी नहीं किया, ठीक है। देखो पोर्ट मैंने कहा था, पोर्ट के नाम से ही पता चल गया होगा, बंदरगाह, नौवन और जलमार्ग मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल है, ठीक है। नई दिल्ली में एक समारोह में ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश हरित सागर लॉन्च किया है, तो इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश, ठीक है। तो ग्रीन पोर्ट जो मतलब इको फ्रेंडली जो हवाई बंदरगाह बनाए जाएंगे गाइस, उनसे संबंधित जो गाइडलाइंस हैं, है ना, उन गाइडलाइंस से संबंधित काम करेगा हरित सागर, ठीक है। तो हरित सागर याद रखना है क्या है, तो ये पोर्ट से संबंधित क्या है, गाइडलाइंस के ऊपर जो है अपनी अनुशंसाएं वगैरह देगा, ठीक है। हरित सागर दिशा निर्देश 2023 प्रकृति के साथ काम अवधारणा के साथ संरेखित करते हुए और बंदरगाह पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों पर प्रभाव को कम करते हुए बंदरगाह विकास, संचालन और रखरखाव पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता की परिकल्पना करता है ना। कुछ नहीं है, दिशा निर्देश, गाइडलाइंस का मतलब क्या होता है ना, दिशा निर्देश का मतलब क्या होता है भाई, सिंपल है, उसकी देख रेख, बहुत सारी चीज़ें। देखो अब ये ग्रीन है, इको फ्रेंडली है, तो यहाँ पे शून्य कार्बन उत्सर्जन, है ना, नेट जीरो, है ना, शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से भी इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे क्या है, अमोनिया, हरित, मेथेनॉल, इथेनॉल जैसी स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उपयोग पर जोर दिया जाएगा, हाइड्रोजन आदि, है ना। तो स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग पर, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर, है ना, आपका जो है जोर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है हरित सागर क्या है, किसने, जलमार्ग मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ठीक है। क्या है ये, पोर्ट जो हमारे बंदरगाह होते हैं उनको जो है गाइडलाइंस के लिए, उनके दिशा निर्देश के लिए, ठीक है, उनको इको फ्रेंडली बनाने के लिए, ग्रीन हरित बनाने के लिए, इसको है ना कार्बन नेट जीरो वाला अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए, है ना, लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, देखो नाम में ही है, इसके नाम में ही है, याद रखेंगे हरित, ठीक है, इसके नाम में ही है ग्रीन, हरित सागर, ठीक है। ग्रीन है, जहां भी ग्रीन लग जाए, जहां भी ग्रीन लग जाए, हरित लग जाए, भाई वो क्या हो जाता है, इको फ्रेंडली हो जाता है, वो क्या हो जाता है, इको फ्रेंडली हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती का कौन सा संस्करण मई 2023 में संपन्न हुआ है, ठीक है। तो गाइस भारत और थाईलैंड की जो नेवल, है ना, रॉयल जो नौसेनाएं हैं, ठीक है, उनके बीच में भारत थाई समन्वित गश्ती एक अभ्यास हुआ है, ठीक है, उसका कौन सा संस्करण हुआ है, चलो जल्दी से बताएंगे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन फिर देती हूँ, है ना, एक क्वेश्चन फिर देती हूँ, लग रहा है सो गए हो। आपको बताना है कि थाईलैंड, आपको बताना है थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड की भाई कैपिटल क्या है,
ठीक है, थाईलैंड की कैपिटल क्या है, ये आपका क्या है भाई क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए तो भाई क्या है ये, कौन सा 35वां संस्करण है। ठीक है, भारत और थाईलैंड के बीच ये कौन सा है, 35वां संस्करण है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, कौन सा है, 35 नंबर का ये संस्करण है। ठीक है, तो याद रखेंगे 35वें नंबर का संस्करण है ये। ओके, चलिए ओके, देखते हैं यहाँ पे, आगे चलते हैं। थाईलैंड, थाईलैंड आपको पता ही है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी भारत, दक्षिण पूर्वी भारत कह रही हूँ, दक्षिण जो है पूर्वी एशिया। चलो देखते हैं, भारतीय नौसेना और रॉयल थाईलैंड सेना ने 3 मई से 10 मई के बीच अंडमान सागर में भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई, ठीक है, कॉर्पोरेट, इंडो थाई कॉर्पोरेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है कहाँ पर, अंडमान सागर में। दे देगा ऑप्शन में कि हिंद महासागर में हुआ, अरेबियन सी में हुआ, पैसिफिक सी में हुआ, नहीं, ये कहाँ हुआ, अंडमान निकोबार सागर में हुआ। ठीक है, द्विवार्षिक, ठीक है, ये 2 साल में एक बार होता है गश्त। उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करना, हिंद महासागर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये उसके कुछ उद्देश्य हैं। ठीक है, ओके। भारतीय नौसेना का जहाज जो है INS केसरी एक स्वदेश निर्मित LSTL और चाओ फ्राया क्लास फ्रिगेट महामहिम जहाज। ठीक है, कुछ नहीं, जहाज़ों के नाम नहीं याद रखें। ठीक है, सेना में मतलब ये शामिल हुए जहाज़ों के नाम कभी नहीं पूछे जाते, कभी नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो ये जहाज़ों के बिल्कुल भी नाम याद करने की जरूरत है, बस याद रखना है भारत थाईलैंड का 35वां संस्करण था, कहाँ पे हुआ था, अंडमान निकोबार सागर में हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं भाई, हमारा 10th क्वेश्चन है। स्कॉटिश टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे ने XN प्रोवेंस में ATP चैलेंजर इवेंट 2023 के फाइनल में किसे हराकर अपना पहला टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, स्कॉटिश टेनिस खिलाड़ी, क्या नाम है, एंडी मरे ने। ठीक है, एंडी मरे नाम है, ने XN प्रोवेंस में, ठीक है, ATP चैलेंजर्स इवेंट 2023 के फाइनल में किसको हराकर अपना पहला टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, याद रखेंगे, एंडी मरे नाम है, कैसे कैसे नाम है, हमारे भारत के अच्छे नाम है ना। हमारी क्लास में ये अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, कुलदीप हो गए, अकिल कुरैशी हो गए, अक्षय हो गए, है ना, सीमा हो गई, बहुत सारे हमारी क्लास में ही अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, सुमन हो गए, है ना, अपने भारत के नाम अच्छे हैं। चलो, टॉमी पॉल, ठीक है, तो भाई किसको हराकर, टॉमी पॉल को हराकर। ठीक, तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रख लेंगे भाई। चलिए ओके, चलो तो भाई इसमें कुछ है नहीं देखने को, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम। दुर्घटनाओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलने का अधिकार, ठीक है, चलने का अधिकार, क्या, राइट टू वॉक। ठीक है, राइट टू वॉक विच हैज बिकम द फर्स्ट इंडिया स्टेट टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, इम्प्लीमेंट राइट टू वॉक टू कंट्रोल द नंबर ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, तो भाई चलने का अधिकार, जल्दी से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुर्घटनाओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए, दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती थी, उनको नियंत्रित करने के लिए चलने का अधिकार, राइट टू वॉक लागू करने वाला कौन सा भारतीय राज्य बन गया है। मतलब भाई सिंपल सी बात है, आप गाड़ी वगैरह से जाओगे, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होंगे वहाँ पे, है ना, तो भाई पैदल चलो, पैदल चलो, तो चलने का अधिकार है ना, चलने का हमारा अधिकार है, राइट टू वॉक। चले, लोग आजकल क्या है, शर्मिंदगी महसूस करते हैं पैदल जाने में, है ना, तो कोशिश करते हैं गाड़ी हो हमारे पास, बाइक तो हो ही हो कम से कम, है ना, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, ऐसा नहीं। इसीलिए ये क्या है, यहाँ पे राइट टू वॉक लाया गया है कि भाई यहाँ पे हमारा फंडामेंटल राइट है, चलने का अधिकार है ना, एक तरीके से। हालांकि संविधान में नहीं, ये स्टेट लेकर आया है ना, तो राइट टू वॉक है हमारे पास। तो हम अब यहाँ पे हम क्या है, उसको एक हीन भावना से नहीं देखेंगे भाई इसके पास शायद गाड़ी नहीं होगी, बाइक नहीं होगी, इसीलिए पैदल जा रहा है बेचारा, है ना, क्योंकि भाई गवर्नमेंट ने अब राइट दे दिया है, तो आराम से आप कर सकते हो उसको। चलो, तो किसने, पंजाब ने। ठीक है, किसने, पंजाब ने किया है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, किसने किया है भाई, पंजाब ने किया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ थोड़ा सा। पंजाब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, सहित सभी सड़क स्वामित्व एजेंसियों के लिए सड़कों के सभी विस्तार और नए निर्माण में फुटपाथ और साइकिलिंग ट्रैक प्रदान करने वाला
करना अनिवार्य करके चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है ना। तो भाई इसमें जितने भी जो भी हाईवेज वगैरह पंजाब में जो भी सड़क वगैरह बनेंगी वहाँ पे क्या है, सब पे ये चलने वाले साइड में बहुत ही अच्छे फुटपाथ भी बनवा रहा है। क्यों बनवा रहा है? ताकि लोग पैदल चलें ज़्यादा से ज़्यादा। भाई चलने से बहुत सारे फायदे होंगे। अब गाड़ी कम ले जाओगे तो बहुत सारे संसाधन बचेंगे, फ्यूल्स वगैरह बचेंगे, पॉल्यूशन कम होगा। भाई गाड़ियों से जो धुआं निकलता है ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, पॉल्यूशन बढ़ता है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं, सब चीज़ कम होगी और आपकी हेल्थ भी स्वस्थ रहेगी। सिंपल है, आप वॉक करोगे है ना, वॉक करोगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ठीक, बहुत सारे फायदे होंगे उससे। यह पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए पंजाब के प्रयासों का एक हिस्सा है ना। देखो क्या होता है, जब भीड़ भाड़ वाला रोड होता है तो वहाँ पर कुछ लोग साइकिल से भी जा रहे होते हैं, कुछ पैदल। तो ये पैदल वालों की इतने एक्सीडेंट हो ना हो, लेकिन साइकिल वालों के खूब होते हैं एक्सीडेंट, है ना। बेचारे साइकिल वालों को कोई समझता नहीं, गाड़ी वाले आए वो कुचल दिया, है ना। तो बहुत सारे, और ये आपकी एक रिपोर्ट भी आई थी अभी सन 2019-20 की एक रिपोर्ट थी गाइस, उसमें बताया गया था कि सबसे ज़्यादा दुनिया में जो एक्सीडेंट होते हैं ना, पैदल चलने वालों के होते हैं। रोड क्रॉस कर रहे होते हैं लोग, गाड़ी आ रही है खूब स्पीड में और कुचल दिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट किस में हो रहे थे? पैदल चलने वाले व्यक्तियों के हो रहे थे। ध्यान रखना, ये डाटा में था। ठीक है, चलो, तो बस इसीलिए यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हरियाणा ने। चलिए, हरियाणा कह रही हूँ, पंजाब ने, है ना, अच्छा काम किया है यहाँ पे। ओके, चलो देखते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है IBM। ठीक है, IBM ने डैश के सहयोग से एक भूस्थानिक नींव मॉडल का अनावरण किया। ठीक है, भूस्थानिक नींव मॉडल का अनावरण किया। ठीक है, तो जल्दी से आप बताएंगे किसके सहयोग से, किसने? IBM ने। ठीक है, जल्दी से बताएंगे किसके सहयोग से किया भूस्थानिक नींव मॉडल। ठीक है, भूस्थानिक नींव मॉडल का जो है यहाँ पर अनावरण किया है। तो भाई किसके सहयोग से आप बताना है। देखो नासा की स्थापना अगर मैं बात करूँ, स्थापना, ठीक है, नासा की स्थापना कब होती है भाई? 1958 में होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नासा का हेड क्वार्टर कहाँ है? ये बहुत देर हो गई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि नासा का हेड क्वार्टर कहाँ है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलो इसरो की बात करेंगे। इस 1969 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसरो के हम हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो कहाँ पर है? कहाँ पर है? बेंगलुरु। ठीक है, कहाँ पर है भाई? बेंगलुरु में है, तो याद रखना है। ठीक है, जाक्सा जापानी कंपनी स्पेस एजेंसी है, जाक्सा। ठीक है, क्या नाम है? जाक्सा। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा ए, नासा। ठीक है, USA की जो है स्पेस एजेंसी है नासा। ठीक है, इसके बारे में याद रखेंगे। इसके साथ जो है IBM ने सहयोग किया है, किसके लिए? भूस्थानिक मॉडल लॉन्च किया है। ठीक है, भूस्थानिक मॉडल का अनावरण किया है इसके साथ सहयोग करके। ठीक है, चलो उपग्रह, यहाँ पे देखो नासा के सहयोग से IBM ने एक भूस्थानिक नींव मॉडल का अनावरण किया है, जिसे उपग्रह डेटा को बाढ़, आग, अन्य परिदृश्य परिवर्तनों के उच्च रेजोल्यूशन मानचित्रों में परिवर्तन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, ताकि ग्रह के अतीत को प्रकट किया जा सके और इसके भविष्य पर संकेत दिया जा सके। कुछ नहीं है, आग जनी हो जाती है, जैसे जंगल वगैरह में आग लग जाती है। ठीक है, भूस्खलन होता है, बाढ़ वगैरह आती है, जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं गाइस, इससे उसका पहले से ही हमें जो है भविष्य में किस टाइप की आपदा आने वाली है या जो आपदा आई थी वे क्यों आई थी, है ना, उसकी हमें जानकारी मिल सके। ठीक है, तो इसलिए इसको लॉन्च किया गया है, नासा के साथ मिलकर लॉन्च किया है, बस इतना याद रख लेंगे। चलो ओके, चलिए देखते हैं आगे हमारा। ओके भाई, तो यहीं पे हमारा क्या है? स्टैटिक जीके तो हो गया खत्म, मतलब स्टैटिक जीके करंट हो गया खत्म। अब आते हैं आपके फेवरेट पर्सन स्टैटिक जीके पे। ठीक है, स्टैटिक जीके फॉर ऑल एग्जाम्स। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, तो भाई किससे जुड़े हुए हैं? संतूर से जुड़े हैं। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर करना है, तबला। ठीक है, तबला का आविष्कार किसने किया? ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, तबला का आविष्कार किसने किया? ठीक है, क्लास को भाई लाइक कर दो, है ना, विदाउट कंजूसी। जिसने भी लाइक नहीं किया, एक बहुत ही प्यारा सा लाइक कर दो, बहुत प्यारा सा लाइक करते जाओ। चलो, मोदी गवर्नमेंट, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिस्ट पुस्तक के भाई यहाँ पे लेखक पूछा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे बुक आप कैसे याद करते हो? आप किस तरीके से बुक याद करते हो? पूरी बुक रटते हो? बिल्कुल नहीं रटनी, बिल्कुल भी नहीं रटनी। बुक में आपको याद क्या करना है? देखो, बुक में आपको याद क्या करना है? एक मिनट, बुक में क्या याद करना होता है? जैसे मोदी गवर्नमेंट, बस इतना सा याद करो, मोदी गवर्नमेंट, पीछे का बिल्कुल मत करो। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट याद कर लोगे, उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रेजेंट में एक बुक थी मोदी गवर्नमेंट करके कुछ। ठीक है, उसी से याद हो जाएगा, पूरा मत किया करो इतना लंबा नाम। ठीक है, तो सीताराम
येचुरी, ठीक है, किसकी है? सीताराम येचुरी की बुक है। अगला देखते हैं, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई किसमें? ओडिशा में, ठीक है। कोणार्क नृत्य उत्सव है जो भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? ओडिशा में। गाइस आपको पता ही होगा कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है कहाँ पर है भाई? ओडिशा में, है ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ओडिशा में है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में ही है। उड़ीसा के कहाँ पर? पुरी में, है ना। अच्छा, जगन्नाथ, एक जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है उड़ीसा से, बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ यात्रा कहाँ निकाली जाती है? तो भाई पुरी में निकाली जाती है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर। एक है देखो मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? बताओ जल्दी, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो भाई कहाँ पर है? गुजरात, ठीक है। कहाँ पर है मोढेरा का सूर्य मंदिर? कहाँ पर है? गुजरात में है, तो ये भी आपको याद रखना। चलिए, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य के लिए, किस क्लासिकल डांस के लिए फेमस है? तो किसके लिए फेमस है? ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। अब यहाँ पे ध्यान देना है, कुचिपुड़ी किसका है भाई? आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम किसका है भाई? तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु, TN यानी तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु का है। भारत में कितने प्रकार के क्लासिकल डांस हैं? 8 प्रकार के, ठीक है। कई बार करा चुकी हूँ क्लास में, कई बार, फिर भी एक बार फिर से सुन लेंगे कौन कौन से हैं। सत्रिया असम का है, ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? कथकली और मोहिनीअट्टम 2 हैं केरल के, 4 हो गए। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का, 5 हो गए। 6वां कुचिपुड़ी है, 7वां ओडिशा के नाम पे ये ओडिसी, और 8वां मणिपुर है, मणिपुरी, ठीक है। 8 जो है क्लासिकल डांस है, याद रखना है। चलिए, बेटिंग फॉर ए वीज़ा किस व्यक्ति की आत्मकथा है? ठीक है, तो गाइस एक आत्मकथा है, एक पुस्तक है वेटिंग फॉर ए वीज़ा, तो किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो BR अम्बेडकर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मकथा किसकी है भाई? अम्बेडकर जी की है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी है? आत्मकथा अम्बेडकर जी की है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आत्मकथा क्या होता है गाइस? कोई रचना होती है ना, कोई व्यक्ति लिख सकता है, लेकिन आत्मकथा कौन लिखते हैं? हम खुद ही लिखते हैं, ठीक है। तो अम्बेडकर के द्वारा ही लिखी गई है आत्मकथा, मतलब हम अपनी कथा खुद ही लिख सकते हैं, कोई और नहीं लिख सकता, ठीक है, अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। चलिए, श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये किस में है भाई? तमिलनाडु में, ठीक है। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, याद रखना है। चलिए, किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो भाई कोलकाता बंदरगाह, ठीक है। कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो भाई वीणा से, ठीक है। चिट्टी बाबू किससे है? वीणा से संबंधित है, ये चीज आपको याद रखना है। और गाइस वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र भी है ना। सबसे पुराना वाद्य यंत्र पूछा जाए तो कौन सा है? वीणा ही है, ठीक है। अन्ना करेनिना के लेखक कौन है? ठीक है, तो कौन है? लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय से कुछ याद आ रहा है? गांधी जी, टॉल्स्टॉय, कुछ याद आ रहा है तो उस फेमस रचना का नाम बताओ। चलो, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मैंने बताया था आपको, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है भाई? नागालैंड में, है ना। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है भाई? नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है बच्चे, हॉर्नबिल उत्सव, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए, ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कौन है भाई? तन्वी शाही, ठीक है। ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाही है। वीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में वीदर किला स्थित है ना। बीदर आप पढ़ते हो ना, बीदर, गोलकोंडा के महाराज, बीदर का किला, ये सब पढ़ते हो ना, तो ये याद रखें कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। कहाँ है? कर्नाटक में। एक क्वेश्चन का आंसर करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि किले से मुझे याद आ गया, आप ये बताओ मुझे, चित्तौड़गढ़ का किला किस राज्य में है? ठीक है, चलो, चित्तौड़गढ़ का किला किस राज्य में है और किस शासक का था? किसने बनवाया था? पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो भाई किससे? सारंगी से, ठीक है। पंडित राम नारायण किससे? सारंगी वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। अंतरराष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई अंतरराष्ट्रीय रेत कला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ? ओडिशा में, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। यहीं का एक क्लासिकल डांस भी अभी बताया मैंने, ओडिसी, नाम से ही ओडिसी, ठीक है। चलिए, विंग्स ऑफ फायर
विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की आत्मकथा है? अब देखो ये भी एपीजे अब्दुल कलाम। मैंने क्या बोला था, आत्मकथा कोई व्यक्ति खुद ही लिख सकता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। याद रखेंगे हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था गाइस, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपको ये बताना है कि 1974 में जो इंदिरा गांधी के समय में परमाणु परीक्षण हुआ था, ठीक है, उसका कोड नाम क्या था? ये आपको कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क था, आप ही बताओ। चलो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया एक बहुत ही प्यारा सा सब्सक्राइब कर लो, है ना, और सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, क्योंकि बेल आइकन प्रेस किए बिना आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा क्लास का, ठीक है। चलिए, एक बहुत ही स्वीट सा लाइक कर दो और एक भाई बहुत प्यारा प्यारा सा शेयर कर दो, ठीक। ये काम कर दिया करो गुरु दक्षिणा में, है ना, गुरु दक्षिणा में ये काम कर दिया करो। ओके, हमारे 3 प्लेटफॉर्म है, सरकारी परीक्षा ऑफिशियल, जहाँ पे मेरी क्लास चल रही है, सरकारी परीक्षा डिफेंस एग्जाम, ठीक, और सरकारी परीक्षा स्टेट एग्जाम। तो भाई इनको भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। ओके, इनको भी सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम को क्या करेंगे भाई, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, कमेंट बॉक्स के ऊपर ही टेलीग्राम ज्वाइन करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो भाई उम्मीद करती हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, है ना, और जिसके भी जो भी एग्जाम है अच्छे से एग्जाम में लगे रहो, एग्जाम देते रहो, ठीक है। क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है। और कोई भी एग्जाम हो उसके लिए तैयारी में लगे रहेंगे, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में कल सुबह 7 बजे इसी टाइम, है ना, इसी टाइम साथ जाना ना भूलें। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।